सर ये पूरी कहानी जो भी बता रहा हूँ ना वो सारी कहानी जुड़ी हुई है। क्या क्या कहानी बताया है तुमको मैंने ये सिखा दिया कि फ्लक्स का मतलब क्या है। पहले तो मैंने तुमको फ्लक्स के बारे में बताया, फिर फ्लक्स के बाद मैंने तुमको गॉसेस थ्योरम सिखाया, ठीक है, फ्लक्स सिखा दिया, गॉसेस थ्योरम सिखा दिया। फिर इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था, सॉलिड एंगल स्टार्ट किया था। अब सॉलिड एंगल क्यों पढ़ना है सर, तो सॉलिड एंगल से हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन जिसमें फ्लक्स फाइंड करने में हमें क्या करना पड़ रहा था, अच्छा खासा इंटीग्रेशन करना पड़ता था, वो इंटीग्रेशन से बचा जा सकता है अगर मैं सॉलिड एंगल के कांसेप्ट को यूज करूं। जैसे मैंने वो डिस्क वाला एग्जांपल लिया था, वो जो डिस्क शेप का एलिमेंट है उस डिस्क से अगर मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो पहले जब हमने सॉल्व किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट यूज करके, ईडीए का कांसेप्ट यूज करके जब सॉल्व किया था तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा था, अच्छा खासा मुश्किल इंटीग्रेशन था, उसको सिंपलीफाई करना पड़ा था, तब जाके हमारे पास आंसर आया था। लेकिन अगर आप क्या करते हो, सॉलिड एंगल के कांसेप्ट को यूज करते हो, तो सॉलिड एंगल का जो कांसेप्ट है वो बहुत ही इजीली से फ्लक्स को फाइंड आउट करके बता देगा। मैंने ये क्वेश्चन कराया था, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन याद रखना है। ऐसे तो बहुत कुछ बताया है, डेरिवेशन ये वो सब कुछ बताया है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो तुम्हारे काम का क्या है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन है, 2π1 - cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं या प्लेन एंगल होता है। अब इसके बाद से हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टर्स, वो स्टार्ट करेंगे। मतलब अब जो टॉपिक होगा वो ऐसा समझ लो कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने अब से पहले तक पढ़ा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये अब तक रखने वाला है, ठीक है। मतलब अब तक साइड हीरोज के बारे में पढ़ रहे थे, अब विल बी रीडिंग अबाउट द मेन हीरो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। ऐसा बोला गया कि Q1 चार्ज से जो फी लाइंस निकला ना, Q1 चार्ज से जो फी लाइंस निकला उसने कुछ तो अल्फा एंगल फॉर्म किया है, और जो Q2 पे जो फी लाइंस एंटर करेगा वो कुछ तो क्या है, बीटा एंगल पे इंक्लाइन है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि Q1 से जो चार्ज निकला वो क्या है, अच्छा ये ऐसा मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ऑपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तभी ऐसा होगा। Q1 से जो चार्ज निकला वो Q2 पे जाके ऐसे एंटर कर गया, जब वो Q1 से निकला था तो हॉरिजॉन्टल से वो जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसे कोई अल्फा एंगल पर इंक्लाइन था, और जब वो Q2 पे एंटर किया तो उसने कितना एंगल फॉर्म किया है, बीटा एंगल फॉर्म किया है। अब क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड द रिलेशन, क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q1 Q2 एंड अल्फा बीटा, Q1 Q2 और अल्फा बीटा के बीच में वो हमसे क्या करते हैं, रिलेशन पूछते हैं। अब ऐसे अगर सोचोगे ना तो बोलोगे क्या अजीब सा क्वेश्चन है सर, कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है, एकदम बेकार सा क्वेश्चन है, ना दिखने में अच्छा है ना कुछ समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन है अजीब सा, और ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, जब तक आपने पहले नहीं देखा होगा तो थोड़ा मुश्किल लगता है सोचना, ऐसा सोचना, अभी शायद ऐसा सोच नहीं डेवलप कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इस तरह के क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, अपने जहन में रखते जाएंगे। जहन मींस योर माइंड, आपको अपने क्या करना है, माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस को एक अलग जगह देना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों अलग जगह रखते हैं वो ध्यान से देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमने क्या देखा, ये जो Q1 से जो फी लाइंस निकल रहे थे वो कुछ अल्फा एंगल पे निकले होंगे, और ये जो अल्फा एंगल अगर आप नोटिस करोगे तो अल्फा यहाँ पे प्लेन एंगल है क्या, अगर Q1 है, Q1 से फी लाइंस जो निकलते हैं वो सारे डायरेक्शन में निकलते हैं क्या, इधर भी इधर भी इधर भी। Q1 से जब आप फील देखोगे तो वो सारे डायरेक्शन में ऐसे निकलेंगे, Q1 से जो फी लाइंस निकलेंगे वो सारे डायरेक्शन में ऐसे निकलेंगे, और वो सारे डायरेक्शन में जाके Q2 पे क्या करने हैं, मिलने वाले हैं। Q1 से ऐसे सारे डायरेक्शन में इधर भी सब जगह फील निकले, और क्या हो गया, Q2 में जाके वो मर्ज कर गए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। मतलब ये जो अल्फा है उसके करस्पॉन्डिंग एक प्लेन एंगल, ये जो अल्फा है उसके करस्पॉन्डिंग एक सॉलिड एंगल निकलेगा क्या।
अब अगर आप नोटिस करोगे तो जितने पी लाइंस यहाँ से निकले हैं, Q1 वाले से जितने पी लाइंस निकलेंगे उतने पी लाइंस Q2 पे मर्ज हो जानी चाहिए क्या? अब Q1 से जितने पी लाइंस निकलेंगे उतने Q2 पे मर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि Q1 से जो फ्लक्स निकलेगा या Q1 से जो फ्लक्स लिंक होगा वो Q2 पे भी चला जाएगा क्या? अच्छा, हम क्या जानते हैं, हमने कल आपको ये बताया था कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो 4 पाई स्टेरेडियन ऑफ सॉलिड एंगल पर लिंक्ड होता है। 4 पाई स्टेरेडियन में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स लिंक्ड होता है। तो एक स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल अगर होता, एक स्टेरेडियन का RADIAN, ये स्टेरेडियन RADIAN, एक स्टेरेडियन का जो सॉलिड एंगल होता उसमें से जो फ्लक्स लिंक होता वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता क्या? इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक स्टेरेडियन का अगर इतना है, अच्छा इस अल्फा के करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं क्या? अल्फा के करस्पॉन्डिंग अगर आप सॉलिड एंगल निकालोगे तो ओमेगा फॉर अल्फा कैन बी रिटन एज 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, और ओम फॉर बीटा कैन बी रिटन एज 2 पाई 1 माइनस cos बीटा लिखा जा सकता है। अब मुझे ये पता है कि एक स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स लिंक होगा, मुझे ये भी पता है कि अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल बनेगा उसका वैल्यू क्या है और बीटा के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल है उसका वैल्यू क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने पी लाइन जहां से निकले थे उतने यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से जो लिंक होगा फ्लक्स और यहाँ पे जो फ्लक्स एंटर करेगा दोनों को इक्वेट कर देंगे, सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। बस ये तरीका, मतलब ये आपको याद रखना है, सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। जैसे अब अगर मैं बोलूं फ्लक्स टू Q1, अगर मैं बोलूं फ्लक्स थ्रू Q1 से कितने फ्लक्स बाहर निकले, अगर मैं ये बोलूं तो फ्लक्स थ्रू Q1 को अपन क्या लिखेंगे, ये पता नहीं दिख रहा है कि एक तो बाहर में इतनी नमी, बाहर भी कम नमी नहीं है, बाहर भी बहुत बारिश का मौसम है, एंड ऑल्सो अंदर में भी नमी, मतलब धूप आ नहीं रहा तो सूख नहीं रही है। तो फ्लक्स थ्रू Q1 अगर मुझे लिखना होता तो मुझे पता है कि एक स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल कितना फ्लक्स होता है, तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल होगा उसका अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना होता तो क्या लिखते, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, लिख सकते हैं क्या ऐसा। एक बार अगर ये लिख लिया ना, एक बार अगर ये लिख लिया तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये जो मेरे पास दूसरा सॉलिड एंगल है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा। अब जो दूसरा सॉलिड एंगल था बीटा प्लेन एंगल के करस्पॉन्डिंग, बीटा प्लेन एंगल के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग, अब मैं क्या लिख रहा हूं, फ्लक्स इनटू Q2, फ्लक्स जो Q2 में एंटर करेगा अगर मुझे उसका वैल्यू लिखना है तो मैं लिखूंगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका सॉलिड एंगल कितना बन रहा है 2 पाई 1 माइनस cos ऑफ बीटा, लिख सकते हैं ऐसा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से जितना फ्लक्स Q1 से निकला था उतना ही तो Q2 में एंटर करा गया, अगर जितना फ्लक्स Q1 से निकला उतना Q2 में एंटर कर गया, मतलब ये वाले फ्लक्स को और ये वाले फ्लक्स को इक्वेट कर सकते हैं। अब जब आप ये यहाँ पे ये Q2 है, यहाँ पे ये Q1 है, जब आप दोनों फ्लक्सेस को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ पर क्या है Q1 अपॉन 2 पाई 4 पाई कैंसिल कर देंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो Q2 का वैल्यू हो जाएगा Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos बीटा। 2 एप्सिलॉन नॉट अगर मैं दोनों जगह से कैंसिल आउट कर दूं, 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट अगर दोनों जगह से कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा Q1 जो है वो 1 माइनस cos अल्फा के बराबर आ रहा है और Q2 जो है वो Q2 1 माइनस cos बीटा, इस तरह से इधर आ रहा है। तो Q1 Q2 का वैल्यू क्या ले सकते हैं, Q1 Q2 इक्वल्स टू
1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा। एरोडोप का प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आज के टाइम के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो तुमको हर बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा या हर टेस्ट पेपर में देखना ये क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने आज क्या किया, हमने स्टार्ट किया था गॉसेस थ्योरम से। देखो गॉसेस थ्योरम का एक पार्ट जो है ना, जो गॉसेस थ्योरम है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या होगा, बेसिकली हम जो आज पढ़ेंगे ना, जो हम आज से स्टार्ट करने वाले कंडक्टर्स, वो एक तरह से गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन ही है, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बताया था, कुछ लोग मुझसे डाउट पूछते थे कि सर एक कंडक्टिंग स्फीयर है उसके कारण फील्ड बताओ, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके कारण फील्ड बताओ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे को आते थे। अब क्या करने वाले हैं, वो स्फीयर वाला सेक्शन जो है ना वो एकदम अलग से पढ़ेंगे। मतलब हम क्या करने वाले हैं, वो जो स्फीयर वाले सेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने दिया है, क्यों, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप क्या करोगे, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लोगे। तो देखो अभी देखो फिर से मैं अगर बोलूं ना, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है, अभी तक देखना कोई भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है यहाँ पे, तो मैकेनिक्स यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर जो भी लेक्चर में जो सीख रहे होगे वही तुमको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में तुमसे क्वेश्चन ना बने, हो सकता है स्टार्टिंग में तुमसे क्वेश्चन ना बने। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता हो तुरंत पूछो, तुम्हें अगर डाउट हो रहा है तुरंत पूछो, जब भी टाइम मिलेगा आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक आपने क्वेश्चन इसमें नहीं लगाए होंगे तब तक एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं बनने वाले। मैकेनिक्स में फिर भी पता चलता है कि किस चैप्टर का है, इसमें पता ही नहीं चलेगा भाई क्या इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, क्या हो रहा है, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आप नोट करो, मैं स्क्रीन पॉज करता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कंडक्टर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एक तो होता है ना कि बड़ी सी फिल्म है, सारे एक से एक बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, फिल्म तो नो डाउट बहुत बड़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ी फिल्म है, और उसमें भी क्या होता है, कुछ छोटे छोटे एक्टर्स होते हैं, कुछ बड़े एक्टर्स होते हैं, धुएंधार एक्टर्स, ठीक है, जिनकी एंट्री पे क्या होती है, तालियां बजती, सीटियां बजती, वैसे। तो ये वैसा ही होता है, ये जो कंडक्टर होगा वो ऐसा ही होगा, तालियां बजेंगी, सीटियां बजेंगी, अगर तुमको समझ में आ गया तो, नहीं तो तुम्हारे लिए क्रिमिनल के जैसा होगा, ठीक है, तुम कोसोगे इस चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, अब बोलोगे सर ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है, बचपन से जानते हैं कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर वो जो बस में जो रहता है, टिकट काटता है, टिकट कंडक्टर, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। नहीं भाई साहब, वो कंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे यहाँ पे। कंडक्टर, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, टीचर, इनके बारे में नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो कंडक्टर्स अब क्या है, तो हमने बचपन में पढ़ा है टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये केमिस्ट्री में सीखा होगा तुमने, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स क्या है, तो बेसिकली 3 तरह के मटेरियल आपको मिलेंगे अपने जीवन काल में, ठीक है। अब जीवन काल में जो पहला मटेरियल आपको मिला होगा, आपसे मुलाकात हुई होगी, इंसुलेटर्स। पहला टाइप का मटेरियल जो आपको जीवन में मिला होगा उसका नाम होगा इंसुलेटर। दूसरा जो मटेरियल है उसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर, ठीक है, पूरा नहीं हो पाया बेचारा, आधा अधूरा कंडक्टर है, ठीक है। और लास्ट में हमें मिलेगा कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, अब सब में डिफरेंस क्या होता है, इंसुलेटर्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब बाउंडेड है। इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं जिनको, अगर वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो कंडक्टिविटी रहेगी, अगर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है तो कंडक्टिविटी नहीं रहेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना होता है तो डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या बोलोगे, ऑलमोस्ट देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इंसुलेटर के बारे में बात करूं तो कोई इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में क्या बोलूंगा, there are some free electrons,
कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके कारण क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है जो हाई टेम्परेचर पे आता है। सेमीकंडक्टर्स क्लास 12 का लास्ट टॉपिक होगा, पढ़ाया जाएगा वो आपको देखो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इसकी अच्छी कंडक्टिविटी हो जाएगी। मतलब रूम टेम्परेचर में अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, लेकिन जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो इसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। कंडक्टर्स में याद क्या रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वही इधर उधर भागेंगे, रैंडमली जब इधर उधर भागेंगे तो अपने साथ वो एनर्जी को कैरी करके लेके जाएंगे। अब एनर्जी को कैरी करके लेके जाएंगे मतलब वो करंट कैरी कर सकते हैं, हीट के करंट को कैरी कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो अपने को जो क्लासिफिकेशन है बचपन से यही जानते हैं क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ा था इंसुलेटर जो होगा वो एकदम ना के बराबर कंडक्ट करता है। क्यों नहीं कंडक्ट कर पाता, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई एनर्जी कैरी करने वाला नहीं है। जैसे अगर मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब इधर उधर ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ एनर्जी ले लेके भागता है क्या? शायद ऐसा ही होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है या नहीं? ब्लड से शायद ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से ही होता है। हाँ, तो जब ब्लड इधर उधर भागता है तो अपने साथ ऑक्सीजन लेके भागता है, ऐसा कुछ होता है। ऑक्सी होमोग्लोबिन कोई कंपाउंड बनती है ब्लड के साथ मिलने के बाद और फिर वो ये करता है, ऐसा कुछ होता है, अपने को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इंसुलेटर्स के पास ऐसा समझ लो कि ये इंसुलेटर एक ऐसा इंसान है जिसमें खून ही नहीं है। अब खून नहीं है इसके पास, मतलब इसके पास अगर ब्लड नहीं है तो एनर्जी का ट्रांसफर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसमें कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें खून है लेकिन बहुत कम खून, इसका खून बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा खून है, एकदम ठंडा खून है इसका। और ठंडा खून जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एकदम जमा हुआ खून है। अब कब वो ट्रैवल कर पाएगा? जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या करेगा, ये भागना स्टार्ट करेगा। मतलब इसके लिए तुम बोल सकते हो कब खून खोलेगा तुम्हारा सेमीकंडक्टर के लिए, तो कब खून खोलेगा? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे रूम टेम्परेचर से, तब इसका खून खोलता है। इसका खून हमेशा खोला हुआ है, ये बहुत ही खोला हुआ खून वाला है। ये हमेशा क्या करता है, भागता रहता है, बेचैन रहता है, इसको पल भर भी आराम नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इधर उधर पागलों की तरह भागते रहते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं तीनों एलिमेंट्स का। अब इंसुलेटर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डायरेक्टर के नाम से इंसुलेटर पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे क्लास 12 में आखिरी टॉपिक, क्लास 12 का आखिरी टॉपिक अगर तुम लोग जिंदा रहे तब तक तो सेमीकंडक्टर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं होगा, ये मेरे को पक्का है। तुम लोग अगर जिंदा रह गए तो तुम लोगों को शायद पढ़ा दूंगा। कंडक्टर्स अभी बात कर लेते हैं कंडक्टर्स के ऊपर। अब कंडक्टर्स के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर सीखेंगे ना उसमें कंडक्टर के ही बारे में बात करेंगे। रेजिस्टर, कंडक्टर, ये सुना होगा तुमने पहले कभी। इसलिए हमें क्या करना है, बेसिकली इस वाले चैप्टर में कंडक्टर सीख लेंगे और करंट वाले चैप्टर में उसी का एप्लीकेशन देखेंगे। अब ये जो कंडक्टर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज जानेंगे, प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे प्रॉपर्टीज से। मतलब आज और कल का जो लेक्चर है पूरा याद कर लेना है, पूरा याद कर लेना है। हर एक बात कंसेप्ट से लेके क्वेश्चन तक हर कुछ आपको क्या कर लेना है। आज के 2 लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो भी बातें मैं बताऊंगा वो आपको पूरा क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है, मतलब याद कर लेना है। सॉरी, आपका रिकॉर्ड मतलब आपका याद कर लेना है आपको। कंडक्टर्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, conductors have free electrons which can move within the conductor. अच्छा, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, ये एक ऐसा कंडक्टर है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है क्या? नहीं, गलतफहमी है अपनी। अगर मैं बात करूं सोडियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 2,8,1। इससे ज्यादा वैसे एक्सपेक्ट मत करना कि सर आप 1s2 2s2 2p6 ऐसा नहीं लिख रहे हैं, मेरे को नहीं आता भाई वो सब। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो 2,8,1। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही आसानी से भाग सकता है क्या? क्यों भाग सकता है? न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है,
न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो वो इजीली भाग सकता है कहीं पे। अब अगर वो इजीली कहीं पे भी भाग सकता है तो इसे क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम क्या जानते हैं कि जो ये सोडियम का जो एटम था, ये सोडियम का जो एटम था, इसमें क्या थे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, ऐसा कुछ था क्या। अब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के बाहर चला गया तो यहाँ पर ये जो सोडियम का एटम बचेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्या। तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन वहां पर है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयंस भी है क्या। अगर उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयंस भी है मतलब वो है न्यूट्रल। वो अगर तुम बोलोगे सर इसका नेट चार्ज क्या है, तो इस कंडक्टर का नेट चार्ज न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से निकाले जा सकते हैं कंडक्टर से। तो इस तरह से अपने को याद करना है पहला पॉइंट क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब तुम हीट का कंडक्शन करा लो, तुम करंट का कंडक्शन करा लो, किसी भी चीज का कंडक्शन अगर करा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वही भागते हैं। एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे ना तभी क्या होता है, करंट बनता है। ये नेक्स्ट वाला चैप्टर जो करंट का होगा उसमें देखेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, तब क्या होगा, करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, पहला पॉइंट समझ में आ गया सर। पहला पॉइंट तो बहुत ही कॉमन था, बहुत ही बच्चों वाला पॉइंट था सर, तो पहला पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट जो होगा यहां से धमाके आने स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड वाले पॉइंट को। इफ अ conductor if a conductor is placed in a uniform electric field, अगर कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं क्या होगा, फिर ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट करेंगे। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को मैं क्या करने वाला हूं, उस कंडक्टर को मैं एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखने वाला हूं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी तो हमने पहले भी देखी थी ना। जब भी मुझे बताना होता है कि फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड यूनिफॉर्म के लिए क्या करेंगे, इस तरह से पैरेलल लाइंस दिखाते हैं ना, इस तरह से पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म फील्ड को। मान लो ये जो फील्ड है इसका स्ट्रेंथ इज E0, ये जो यूनिफॉर्म फील्ड है इसका स्ट्रेंथ इज E0, और इस E0 फील्ड पे मैंने क्या किया है, एक कंडक्टर लाके रख दिया है। ये क्या था, कंडक्टर था। कैसा कंडक्टर था, न्यूट्रल कंडक्टर है भाई साहब, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अगर कंडक्टर न्यूट्रल है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे ना, गलत सोच है आपकी। अगर कंडक्टर न्यूट्रल है इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म फील्ड था E0 का, उसमें मैंने क्या कर दिया, एक न्यूट्रल कंडक्टर को लाके रख दिया है। अब जैसे ही तुम न्यूट्रल कंडक्टर को लाके रखोगे, इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है फील्ड के आगे जाने की। अब प्रोटॉन्स मूव करते हैं क्या, एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी मूव कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, मान लो पहले यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन मूव करके अगर उधर चले गए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन मूव करके उधर चले गए, तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स भागे होंगे उधर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन आ गया, या उधर बोलेंगे ना वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब यहां से अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स भागे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई ना, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी वहां पर हम क्या बोलेंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज रीजन हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं जब भी बोलूं कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो कौन से चार्जेस मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो भाग ही नहीं सकते भाई। अगर कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, जो कंडक्टर है, अगर तुम उसके बारे में बात करोगे तो कौन भाग सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भागेंगे तो जो दूसरा वाला एंड होगा वहां पे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या देखते हैं, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो एनालाइज करते हैं। अब बिकॉज ऑफ द फील्ड, ये जो फील्ड था, फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन की कोशिश होती है फील्ड से दूर जाने की। अब अगर इलेक्ट्रॉन की कोशिश फील्ड से दूर जाने की है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
माइनस का जो चार्ज है वो इस तरफ अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, फील्ड से अगेंस्ट जाएंगे। अब इसके सरफेस को छोड़ के तो नहीं भाग सकते, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स जो था, मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपने सरफेस में घूम रहे हैं, मन किया तो वो चले गए, बाहर चले गए, फिर वापस आ गए। अब मोदी जी थोड़ी है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा थोड़ी कि मर्जी किया तो चले जाएंगे इंडिया से बाहर, मन नहीं लग रहा है चलो इंडिया से बाहर। इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने सरफेस को छोड़ के कहीं नहीं जाते। अगर वो अपने सरफेस को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, वो सरफेस के विद इन ही रह सकते हैं। अब सरफेस के विद इन रह सकते हैं तो कहां तक जा सकते हैं, वो सरफेस के बाउंड्री तक आ सकते हैं क्या। तो बिकॉज ऑफ दिस ई नॉट फील्ड, इस ई नॉट फील्ड के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस वाले साइड में आके जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इस वाले साइड में आके जमा होने स्टार्ट हो गए तो इस वाले एंड में नेगेटिवली चार्जेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो ऑपोजिट वाला एंड है, जो ऑपोजिट वाला एंड है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहां पर आ गए हैं तो ये वाला जो एंड है उसमें पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होने स्टार्ट हो गए क्या, हाँ या ना। अब जितना नेगेटिव चार्ज इस वाले एंड में तुमको दिखेगा ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस वाले एंड में दिखेगा। सर बिल्कुल सही है सर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले एंड में आ गया है और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले एंड में आ गया है। पॉजिटिव चार्ज से पी लाइंस निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ भागते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज से पी लाइंस निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ भागते हैं। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये जो चार्जेस है ना, इधर जो नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इनको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। अब ये इंड्यूस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको इंड्यूस किया गया है, इनको जनरेट किया गया है बिकॉज ऑफ द फील्ड। फील्ड के कारण ये जो चार्जेस हैं वो आए। अगर तुम इलेक्ट्रिकली गायब कर दोगे तो ये जो चार्जेस का सेपरेशन था वो भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए इनका एक नाम दे दिया जाता है इंड्यूस्ड चार्जेस। अब बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड चार्जेस, ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस अंदर में जनरेट हुआ उसके कारण पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं कि बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर में एक फील्ड, गाड़ियों वालों को समझ में नहीं आ रहा है, पिट के रहने की, अंदर में एक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। एक ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड तो था ही, ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड तो था ही, ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड के कारण चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इंड्यूस्ड चार्जेस आ गए। अब बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस्ड चार्जेस, उन इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण एक फील्ड जनरेट होगा। अब फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के साइड में होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा जिसको मैं क्या लिखूंगा, ई इंड्यूस्ड। हमने क्या देखा, ई नॉट है, ई नॉट है, ई नॉट इधर से इधर भाग रहा है, ई नॉट है, लेफ्ट से राइट ई नॉट चल रहा है और राइट से लेफ्ट एक ई इंड्यूस जनरेट हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर भी नेगेटिव चार्जेस है, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस है। अब जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो बीच में अभी ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं ना, लाखों करोड़ों इनफिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अगर मैं बोलूं पहले स्टार्टिंग में जब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ होगा, जब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था तो क्या था, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन, जब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं थे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं थे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था उसमें सिर्फ ये ई नॉट के कारण फोर्स लगता है। अब अगर ई नॉट इस तरफ है तो इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा ना, फोर्स बिकॉज ऑफ ई नॉट फील्ड, ई नॉट फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो इस तरफ आ जाता है। अब जैसे जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हुआ, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आने स्टार्ट हुए, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आने स्टार्ट हुए, जैसे जैसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर एक और फील्ड जनरेट हो गया जिसको मैं ई इंड्यूस बोल रहा हूँ। अब अगर ई इंड्यूस का डायरेक्शन उस तरफ है तो जो ई इंड्यूस के कारण इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, F बिकॉज ऑफ ई इंड्यूस। अब जितना स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में ये F बिकॉज ऑफ ई नॉट का वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन यहाँ पर होता जाएगा और प्रोटॉन्स यहाँ पर, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पे आते जाएंगे। अब जितना ज्यादा इंड्यूस फील्ड होगा, ऐसा बोल सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग बाहर का फील्ड होगा, बाहर का
फील्ड होगा उतना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन होगा, या उतना ज्यादा इंड्यूस्ड चार्जेस बनेंगे, और ज्यादा इंड्यूस्ड चार्ज मीन्स ज्यादा इंड्यूस्ड फील्ड। बात समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में अगर सोचोगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में सिर्फ बाहर का फील्ड था ई नॉट, धीरे धीरे क्या हो गया, ई नॉट के कारण चार्जेस सेपरेट होने स्टार्ट हुए, चार्जेस के सेपरेट होने के कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो सेंटर में रखे हैं वो एक और फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस इंड्यूस्ड फील्ड के कारण। स्टार्टिंग में मेरे पास F बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज सेपरेशन बढ़ता रहेगा ये फील्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता जाएगा। फील्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रहा है मतलब ये जो फोर्स है वो स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट आ सकता है क्या जब फोर्स बिकॉज ऑफ बाहर का फील्ड एंड फोर्स बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड सेम हो जाए, एक ऐसा कंडीशन आ सकता है ना जब फील्ड बिकॉज ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ बाहर का फील्ड एंड फोर्स बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड सेम हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम फोर्स बिकॉज ऑफ ई नॉट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स बिकॉज ऑफ ई इंड्यूस्ड। अब अगर फोर्स बिकॉज ऑफ ई नॉट और फोर्स बिकॉज ऑफ ई इंड्यूस्ड सेम हो गया तो उसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इनटू ई नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है इनटू ई इंड्यूस्ड। इस पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर ई नॉट का वैल्यू ई इंड्यूस्ड के बराबर आ गया क्या, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर ई नॉट का वैल्यू ई इंड्यूस्ड के बराबर आ जाएगा। अब जैसे ही ई नॉट का वैल्यू ई इंड्यूस्ड के बराबर आया, जैसे ही ई नॉट का वैल्यू ई इंड्यूस्ड के बराबर आ गया, कंडक्टर के अंदर में फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा क्या, नेट फील्ड एट एनी पॉइंट inside the conductor will be zero। ये पॉइंट है जो अपने को कंक्लूड करके लाना है। स्टार्टिंग से देखते हैं, हमने क्या बोला, बाहर के फील्ड में एक न्यूट्रल कंडक्टर को लाके रख दिया। न्यूट्रल कंडक्टर का ये मतलब नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं है। न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि बिकॉज ऑफ जो बाहर का फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड के कारण चार्जेस क्या हो रहे हैं, चार्जेस सेपरेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। अब जब चार्जेस सेपरेट होना स्टार्ट हो रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द फील्ड नेगेटिव चार्जेस एक एंड में आने स्टार्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। अब बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस्ड चार्जेस, जो इंड्यूस्ड चार्जेस थे, उस इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण क्या हो रहा है, अंदर में, कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इंड्यूस्ड चार्जेस के अंदर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ उसके कारण जो अंदर में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन होता जा रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि धीरे धीरे यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, उसके कारण एक फील्ड इंड्यूस होना स्टार्ट हो जा रहा है। फील्ड इंड्यूस हो रहा है मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो बीच में रखे हुए थे, अब उसको एक एक्सटर्नल फील्ड के कारण तो फोर्स मिलेगा ही, साथ में जो इंड्यूस्ड फील्ड था उसके कारण भी फोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, लेकिन जितना ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये एफ इंड्यूस होता जाएगा। एफ इंड्यूस स्ट्रॉन्ग होते होते एक पॉइंट ऐसा जरूर आ सकता है क्या, जब क्या हो जाए, फील्ड फोर्स बिकॉज ऑफ ई नॉट का वैल्यू फोर्स बिकॉज ऑफ ई इंड्यूस के बराबर आ जाए।
जिस इंस्टेंट पर ये आया होगा उस इंस्टेंट पर ई नॉट और ई इंड्यूस का वैल्यू सेम हो गया क्या? अब तुम खुद से सोचो, ई इंड्यूस इस तरफ है और ई नॉट इस तरफ है, दोनों जस्ट ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड वाइज अगर इक्वल है तो कैंसिल आउट कर देंगे क्या? अगर उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया तो कंडक्टर के अंदर में जो नेट फील्ड बनेगा, कंडक्टर के अंदर में जो नेट फील्ड बनेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होने में कितना टाइम लगा? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होने में नैनो सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगा था। तुमने रखा और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, खत्म हो गया अंदर फील्ड से। बात समझ में आ रहा है क्या? तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह से यूनिफॉर्म, तुमने कंडक्टर, ये तो समझने में इतना टाइम लगाया हमने, समझने में हमने टाइम लगाया है, कंडक्टर को तो पता है भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही तुम न्यूट्रल कंडक्टर को लाके रखोगे, झटके में क्या हो गया? अंदर का नेट फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया है? हाँ या ना? अगर ये बात पहला प्रॉपर्टी क्या याद रखा तुमने कि कंडक्टर के अंदर भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या याद रखना? जब भी किसी कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? अंदर में एक इंड्यूस फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा जो अपने पेरेंट फील्ड को या ई नॉट को ही कैंसिल करके जीरो बना देगा। मतलब whenever a conductor is placed, ये आप लिखोगे जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, whenever a conductor is placed inside a uniform electric field, net field inside the conductor is zero। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? अब इस प्रॉपर्टी में ना कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे। आप स्क्रीन पॉज करोगे, नोट करोगे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब कुछ एप्लीकेशंस होंगे, जो अभी मैंने पॉइंट बताया ना, उसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे, फिर उस एप्लीकेशन से ही क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट्स देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था एक बार, क्वेश्चन ऐसा ये कभी आईआईटी पूछे थे, स्कूल के एग्जाम में भी पूछा गया, मतलब आईआईटी मेडिकल स्कूल के एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि उन्होंने बोला एक कंडक्टर है, क्या है? एक कंडक्टर है, और ये बोल क्या किया, कुछ डायग्राम्स दे दिया, पहला डायग्राम ऐसा दे दिया, ठीक है? दूसरा उन्होंने क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, सेकेंड लाइन। तीसरा लाइन उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरह का दिया है, और चौथा लाइन कुछ इस तरह का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से क्या थे, 4 लाइंस गिवन है। 1 2 3 4 एक कंडक्टर था और उसमें से 4 लाइंस गिवन थे, और आपसे पूछा गया है which of the lines correctly represent electric field lines, ये पूछा गया है। Which of the lines correctly represent electric field lines, इसमें से कौन सा वो लाइन है जो correctly electric field lines को represent करेगा, वो हमसे पूछा गया है। अब क्या करेंगे, आंसर देना है अपने को। आंसर देने के लिए कुछ लॉजिक्स हैं और कुछ थ्योरीज हैं जो हमने अभी तक देख लिया है। जैसे सबसे पहला लाइन, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी होते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंसेप्ट है सिर्फ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट हमने इसलिए बनाया था कि चार्ज अपने आसपास एक इमेजिनरी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेता है। अब उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमने क्या किया था, वो जो इमेजिनरी एरिया है चार्ज के आसपास का जो एरिया था, उसको दिखाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइंस बनाना स्टार्ट किया था। फील्ड लाइंस, अगर कोई बोलेगा सर एक्चुअल में फील्ड लाइंस होते हैं क्या, तो नहीं, फील्ड लाइंस जो है वो सिर्फ एक कंसेप्ट है। रियलिटी में फील्ड लाइन कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां पे फील्ड लाइंस है, लाइन दिख रहा है, चार जगह तो ये लाइन दिख रहा है, वहां से शक्तिमान के जैसे लाइन निकल रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं पर फील्ड लाइंस होगा क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है
तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में प्रेजेंट होगा वहीं पर तो फील्ड लाइंस बनाओगे ना। अच्छा, अब अगर आप बोलोगे स्टेटमेंट 1 और 2, ये जो 1 और 2 जो लाइन है ना वो तो गलत है। क्यों गलत है सोचो। कंडक्टर के अंदर में कितना फील्ड होता है? जीरो। अगर कंडक्टर के अंदर में फील्ड जीरो है, कंडक्टर के अंदर में फील्ड अगर जीरो है, इसका मतलब यहां पर अगर फील्ड जीरो मतलब फील्ड लाइंस नहीं होना चाहिए था। अगर फील्ड जीरो मतलब फील्ड लाइंस नहीं होना चाहिए था, तो यहां पे क्या बोलेंगे? ऑप्शन 1 and 2 is invalid. Option 1 and 2 is invalid as there is no field, as there is no field inside a conductor. ठीक है, तो 1 और 2 तो आंसर नहीं हो सकता। अब लड़ाई करनी है अपने को 3 और 4 की। 3 सही होगा, 4 सही होगा, कौन सही होगा ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक कंसेप्ट पुरानी बात जो है वो याद कर लेते हैं। 1 और 2 क्यों नहीं है ये समझ में आ गया है। अगर 1 और 2 क्यों नहीं है ये समझ में आ गया है, तो 3 और 4 में से कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लिखते थे क्या? माइनस ऑफ dv अपॉन dr। जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv अपॉन dr। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो शायद आपको याद नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस dv अपॉन dr, नहीं याद है तो याद करेंगे फॉर्मूला। चैप्टर में जितना अच्छा फॉर्मूला याद रख पाओगे उतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मतलब फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिखा माइनस ऑफ dv अपॉन dr। अब अगर मैं बोलूं E इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है दैट इंप्लाइज dv अपॉन dr जीरो हो गया क्या? अब dv अपॉन dr एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता है, जब v का वैल्यू कांस्टेंट होगा तभी तो dv अपॉन dr जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर का जो रीजन है, कंडक्टर के अंदर का जो रीजन है वो एक ऐसा रीजन है जहां का पोटेंशियल कांस्टेंट है क्या? क्यों सर? क्योंकि अंदर क्या है? फील्ड जीरो है। ये सब बातें एकदम सुननी है, याद कर लेनी है। जहां पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड का वैल्यू जीरो मिल रहा है, आप समझ जाना उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस वाले लाइन को हम क्या करेंगे? कंक्लूड करके ऐसा बोल सकते हैं। आपको स्क्रीन पॉज करके लिखना पड़ेगा ये सब। व्हाइट बोर्ड छोटा है, अब छोटे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना है तो आपको स्क्रीन बार बार पॉज करके लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखना पड़ेगा अपने को? एज इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, electric field inside the conductor is zero. Electric field inside the conductor is zero. The conductor will act as an equipotential. Conductor will act as an equipotential region. ठीक है? As electric field inside the conductor, कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? जीरो है। कंडक्टर के अंदर में रखा हुआ फील्ड जीरो है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर का जो रीजन है, ये जो मैंने ग्रीन से शेड करके बताया है, वो एक इक्विपोटेंशियल रीजन के जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हर पॉइंट पे, अब कंडक्टर के हर पॉइंट पे फील्ड क्या था? जीरो था। कंडक्टर के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर का जो रीजन है वो पूरा पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव कर रहा है क्या? अब यहां से हमारा आंसर आएगा। हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा है? फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सर पढ़ा है ये सब? अभी तो याद नहीं। सर कब पढ़ा है? सर आपने पढ़ाया होगा, हमने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ाया होगा। ठीक है, हमने एक और पॉइंट क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are always
perpendicular are always perpendicular to equipotential surface. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब तुम आंसर बता सकते हो। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मुझे फील्ड लाइंस दिखाना है, फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए क्या? एक स्फीयर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? जहां पे भी तुमको परपेंडिकुलर चाहिए वहां पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। अब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर उसका नॉर्मल होता है क्या? हां या ना? अब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर अगर उसका नॉर्मल है तो डेफिनेटली ये तो नहीं लग रहा परपेंडिकुलर। ये अगर देखोगे तो कुछ एंगल पर रहेगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से फोर्थ वाला आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता? जहां पर भी चेक करना है, मान लो यहां पर चेक करना है अपने को, यहां पे बना दो टेंजेंट। टेंजेंट का जो नॉर्मल होता है, जो सेंटर से पास होता है, वही परपेंडिकुलर होता है क्या? अब अगर आप देखोगे तो ये जो फील्ड लाइंस है वो कुछ एंगल पर है। फील्ड लाइंस अगर कुछ एंगल पर है उसको 90 डिग्री पे होना चाहिए था, कोई और एंगल नहीं चल पाएगा। अगर तुम थर्ड वाले के लिए देखोगे तो देखो ये क्या हो रहा है, जो नॉर्मल के अलोंग जा रहा है, अगर नॉर्मल के अलोंग जा रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, सरफेस से परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये सब लिखना है, ये सब लिखना है। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम देखो तो इसमें बेसिक कंसेप्ट भी यूज हो गया और जो हमने अभी कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो भी यूज कर लिया हमने। तो कुल मिला के ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में तो पूछ सकते हैं, और एग्जाम में पूछ सकते हैं इसलिए पूछा ही गया है। पहले आईआईटी में पूछा गया, फिर मेडिकल वालों ने पूछ लिया, फिर रही सही कसर बोर्ड वालों ने भी बोला कि हम भी पूछ लेते हैं भाई, जब सबने पूछ ही लिया है तो हम क्यों छोड़े, तो हम भी पूछ लेते हैं। अब अगर सबने पूछ ही लिया है, अब बारी है सीईटी वालों की, ठीक है, अब बारी है सीईटी वालों की। सीईटी वाले भी बोलेंगे कि ठीक है भाई साहब, अगर सबने पूछ लिया है, सबका हो गया है, तो हम भी पूछ लेते हैं। रब कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? करेक्ट आंसर लिखोगे ऑप्शन 3। और ऑप्शन 3 क्यों बोल रहे हैं? तो ऑप्शन 3 के लिए आपको साइड में एक रीजन लिख लेना पड़ेगा। सबसे पहला रीजन क्या लिखोगे? एज देयर इज नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। जो भी बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन के लिखना अभी। एज देयर इज नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, एज देयर इज नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, potential at each and every point inside the conductor will be zero. Potential at each and every point inside the conductor will be zero. If potential inside the conductor is zero, it will behave as an equipotential region. It will behave as an equipotential region. We know P lines are always normal to equipotential region. We know P lines are always always perpendicular to equipotential region. Always perpendicular to equipotential region. Hence the correct answer for the question will be option C. धमाकेदार क्वेश्चन, दिखने में बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा, लेकिन भर भर के कंसेप्ट है उसमें। अब जिसको अच्छे से कंसेप्ट आते हैं वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाता। बाकी लोग फिर यही बोलते सर आपने तो पढ़ाया नहीं है। इंसान की खूबी होती है वो अपनी गलतियों को दूसरे पे डालता है, ठीक है, खुद की गलती को नहीं देखता। अब जनरली स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट जो होता है, अरे टीचर को आते नहीं था पढ़ाना, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, टीचर ने कराया ही नहीं। ठीक है भाई साहब, टीचर ने नहीं कराया, तुमने क्या किया? चलो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं कराया, मैं मान लेता हूँ, चलो तुमने क्या किया? तुमने कोशिश की तुमने नहीं। तुम्हारा काम पढ़ना है भाई साहब, पढ़ना तुम्हें है। मैं तो देखो मेरे को क्या कर रहे हैं, इस काम के पैसे मिलते हैं इसलिए मैं आता हूँ। तुम्हारी मजबूरी है पढ़ना, तुम नहीं चाहोगे पढ़ना तो तुम खुद का नुकसान करोगे, ठीक है। कम चाहे ज्यादा मेरी सैलरी आ जाती है हमेशा, तो आपको अगर अपना करियर बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा। तुम क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो मैं कॉल करके तुमको बोलूंगा क्या? क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। लेक्चर्स मैंने देखना स्टार्ट किया, मैंने वो लाइव लेक्चर्स क्यों बंद कर दिया? कोई आता ही नहीं था। लाइव लेक्चर्स आता था, हार्डली 2 से 3 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं लाइव क्लास में, बाकी लोग सब नाम गिनती करने के आते हैं कि हाँ सर हमने क्लास अटेंड किया है, ठीक है। 3-4 लोग आते हैं, 1 या 2 लोग जो प्रेजेंट होते हैं, जो
कुछ सीखते हैं, कुछ वहाँ पे सीख रहे हैं। मेरे को लग रहा है जेई वाले बैच में 2 से 3 लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, और मेडिकल वाले बैच में 4 से 5 लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 160-170 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मैं 10 स्टूडेंट को बाहर निकाल सकता हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग या तो दीप जला रहे हैं, या झंडे काट रहे हैं, या मंदिर बनाना उनको, या कहीं पे लड़ाई झगड़ा करना है, कमेंट करना है एक दूसरे पे। ठीक है, यही चल रहा है, यही कर लेंगे वो, इनसे की लाइफ बना लेंगे वही से। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। हाँ, तो क्या बोला मैंने? अब इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन। अब अच्छा क्वेश्चन आज बता दिया, रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसके बाद वाले क्लास में देखेंगे, ऐसे हो गया अच्छा खासा। कितने रहने देते हैं आज?